नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त एक अजीबोगरीब रेस चल रही है। ये रेस है अलग अलग देशों में बुनियादी ढांचों के निर्माण और उसमें निवेश करने की। इस रेस में एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी चीन है, जिसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफ़ी हद तक अपने पैर फैला चुका है और जमा भी चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, जो अब इस मुकाबले में कूद चुका है। बता दें कि बाइडेन और G7 के नेताओं ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर की खाई को बांटने के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट में $600 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। इसमें $200 बिलियन का निवेश अकेला अमेरिका कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के निर्माण नक्शे में एशिया शामिल है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा निर्माण से ज्यादा अब वर्चस्व की बनती जा रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में G7 समिट में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट यानी कि PGII की लॉन्चिंग के बाद से इसे आकर्षण और संदेह दोनों नजरों से देखा जा रहा है। विकासशील देशों के लिए बुनियादी ढांचों का विकास सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी क्षमताएं भी सीमित होती हैं। साल 2013 से साल 2020 के बीच चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीबन $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है। चीन के निर्माण कार्य और निवेश छोटे देशों में बुनियादी ढांचे तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व की चिंताओं से भी भरे हुए हैं। PGII से चीन का मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला। दरअसल पश्चिमी देशों ने इन चिंताओं को प्रमुख रूप से उठाया और वे BRI का विकल्प लेकर सामने आए हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए यकीनन PGII सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि बुनियादी ढांचों के लिए प्राइवेट कैपिटल जुटाने की योजना सफल होगी या नहीं। अधूरे प्रयासों का इतिहास भी पश्चिम के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। विकासशील देशों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च मानकों की मांग के साथ प्रतिद्वंदी प्रस्तावों का इस्तेमाल करके इस मुकाबले का फायदा भी उठाना चाहिए। विकासशील देशों के लिए PGII का प्रस्ताव बेहद दिलचस्प है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर BRI के सामान्य फोकस की तुलना में PGII के ऑफर में क्लाइमेट सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सुरक्षा भी शामिल है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें पश्चिमी कंपनियां अपनी चीनी समकक्षों की तुलना में अधिक लाभ हासिल कर सकती है, खासकर कि स्वच्छ ऊर्जा समाधान मुहैया कराने में। निजी पूंजी जुटाकर बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग में $600 बिलियन जुटाने का G7 का वादा भी गौर करने वाला है। बीमा और पेंशन फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ऐसे स्रोत हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ये मूलभूत ढांचों की खाई को पाटने में विकासशील देशों की मदद कर सकते हैं। हालांकि PGII के भविष्य को लेकर भी चिंताएं। लैंगिक समानता पर इसका फोकस विकासशील एशियाई देशों में कमजोर पड़ सकता है, लेकिन PGII की विश्वसनीयता की समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। चीन के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का साया PGII पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, जापान के पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें तो यूरोप और एशिया के लिए यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी और EU इंडिया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जैसे इनिशिएटिव अधर में लटके हुए हैं। वहीं BRI और पश्चिमी इनिशिएटिव के बीच कई अंतर साफ तौर पर भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, चीन के पास साउथ ईस्ट एशिया में हाई स्पीड रेलवे से लेकर हाइड्रो पावर प्लांट जैसी कई योजनाएं हैं, लेकिन क्षेत्र में पश्चिम की एक से अधिक योजना भी गिनाना मुश्किल है। PGII सफल होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा, लेकिन कम उम्मीदों के बावजूद विकासशील एशिया को इस पर नजर रखनी चाहिए। क्षेत्र में दो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की मौजूदगी से देश को बेहतर डील के लिए सौदेबाजी करने में आसानी होगी। यानी कि दोस्तों, आपने देख लिया कि अब चाइना वर्सेस US केवल मिलिट्री में ही नहीं हो रहा, इकोनॉमी में ही नहीं हो रहा, बल्कि अब ये एशिया में एक तरीके की वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है। लेकिन कोई भी जीते कोई भी हारे, फायदा सिर्फ छोटे देशों को मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।